अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स। आज की नई वीडियो के साथ मैं हूं मोहम्मद नवाज वड़ैच, पॉलिटिकल साइंटिस्ट, और आज हमारा मौजू है पाकिस्तान मूवमेंट। इससे पहले दो वीडियो जो हैं वो पाकिस्तान मूवमेंट के ऊपर आप देख चुके हैं। पहली जो एपिसोड थी उसमें सर सैयद अहमद ख़ान के हालात ज़िंदगी पर बात की गई थी, और जो दूसरी एपिसोड है पाकिस्तान मूवमेंट पर उसमें 1885 से लेकर 1919 तक के हालात वाक़यात पर बात की गई है। और इस दौरान रूनुमा होने वाले जो मुख्तलिफ़ वाक़यात हैं उनके ऊपर ना सिर्फ MCQs जो है शामिल किए गए हैं, बल्कि उनके ऊपर कमेंट्री भी जो है वो साथ साथ जारी रही है। उम्मीद है आपको दोनों वीडियो जो हैं वो पसंद आई होंगी और आप की इम्तिहानी तैयारी के सिलसिले में वो बड़ी मुआवन साबित होंगी। आज पाकिस्तान मूवमेंट के ऊपर ये एपिसोड नंबर 3 है। इसके अंदर हम इस एपिसोड के अंदर जो है ये पाकिस्तान मूवमेंट के ऊपर जो एपिसोड नंबर 3 है उसमें हम 1919 से लेकर 1930 तक के हालात वाक़यात के मतलब जो है वो बात करेंगे। इसमें बुनियादी मौज़ूआत जो हैं इस दौर के, उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 शामिल है, खिलाफत मूवमेंट शामिल है, दिल्ली प्रपोजल्स हैं, नेहरू रिपोर्ट है, साइमन कमीशन है, क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के 14 नुकात हैं, और खुतबा इलाहाबाद के हवाले से जो है वो बात की जाएगी। यानी ये बुनियादी मौज़ूआत हैं, ये बुनियादी वाक़यात हैं जो इस दौर में जो है यानी 1919 से लेकर 1930 तक रूनुमा हुए। इस वीडियो के अंदर ना सिर्फ इन वाक़यात के ऊपर गुफ्तगू साथ साथ जारी रहेगी, बल्कि इंतहाई अहम MCQs जो हैं वो भी शामिल किए गए हैं। उम्मीद है आपको जो है ये वीडियो भी जो है वो पसंद आएगी। ये जो दौर है, ये जो फेज़ है 1919 से लेकर 1930 तक का दौर, ये हिंदुस्तान की तारीख़ का अहम तरीन दौर है। ये एक चेंजिंग फेज़ है। ये वो दौर है जब हिंदुस्तान के मुसलमानों और हिंदुओं के रास्ते जो थे वो हमेशा के लिए जुदा जुदा हो गए। इस दौर के अंदर जो है, इस इरा के अंदर जो है, हिंदुस्तान के मुसलमान ये फ़ैसला करने के ऊपर मजबूर हो गए, ये सोचने पर मजबूर हो गए कि हिंदुओं के साथ रहना अब उनके लिए मुमकिन नहीं है। लिहाजा उन्हें अपने हकूक़ और मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक अलग रियासत का क़याम जो है वो होना चाहिए। और यहीं से जो है हिंदुस्तान के मुसलमानों के अंदर ये सोच और फ़िक्र जो थी वो पैदा होना शुरू हो गई कि मसले का हल ये नहीं है कि हम हिंदुस्तान में कैसे रह सकते हैं और हिंदू गलबे से किस तरह महफूज रह सकते हैं। मसले का हल ये है कि उनके लिए एक अलग रियासत का क़याम जो है वो अमल में आना चाहिए। तो ये दौर जो है इस हवाले से इंतहाई ज़्यादा अहमियत का दौर है कि इस दौर के अंदर ऐसे वाक़यात रूनुमा हुए, ऐसे हादसात रूनुमा हुए, और हिंदुस्तान के मुसलमानों और हिंदुओं के दरमियान, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग और नेशनल कांग्रेस के दरमियान इख्तलाफात इस कदर शदीद हो गए थे कि दोनों सियासी जमातें और दोनों कौमें जो हैं फिर कभी भी किसी एक प्लेटफार्म के ऊपर इकट्ठी नहीं हो सकी। ये इख्तलाफात इतने शदीद हुए और इनके दरमियान सोच और फ़िक्र की जो लहदगी थी उसके अंदर इतनी शिद्दत पैदा होगी कि आज तक हिंदू और मुसलमान जो हैं वो कभी भी किसी एक प्लेटफार्म के ऊपर जो है वो इकट्ठे नहीं हो सके। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस एपिसोड के अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, खिलाफत मूवमेंट 1919, खिलाफत मूवमेंट जो है वो 1919 से लेकर 1923 तक है, फ्राम 1919 टू 1923, और दिल्ली प्रपोजल हैं 1927 में, नेहरू रिपोर्ट है 1928 में, 14 पॉइंट्स ऑफ जिन्ना, क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह के 14 पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। इलाहाबाद एड्रेस ऑफ अल्लामा इकबाल 1930, और उसमें एक मिसिंग है, वो है साइमन कमीशन जो हिंदुस्तान आया था 1928 में, तो उसके ऊपर भी जो है वो बात होगी। इस दौर के अंदर जो है यानी 1919 से लेकर 1930 तक ये अहम वाक़यात जो हैं वो रूनुमा हुए हैं। ये वाक़यात आम नहीं है। इन वाक़यात की शिद्दत का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि जब खिलाफत मूवमेंट पेश हुई, खिलाफत मूवमेंट जो है हिंदुस्तान के अंदर चल रही थी, तो उस वक़्त हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद जो है वो अपने अरूज के ऊपर था। शायद इतना जज्बाती माहौल जो है वो किसी दौर में भी जो है पैदा ना हुआ हो।
लेकिन फिर उसके फ़ौरन बाद जो है हिंदू मुस्लिम इख्तलाफात इस कदर शिद्दत अख्तियार कर गया और दोनों कौमों ने अपनी राहें जो थीं वो अलग अलग जो है उनका तयन कर दिया, और फिर आज तक जो है हिंदुस्तान के हिंदुओं और मुसलमानों के अंदर जो है किसी भी एक बात पर इत्तफाक़ राय जो है वो पैदा नहीं हो सका। इस एपिसोड के अंदर जो MCQs हैं उनका सिलसिला हम शुरू करते हैं। व्हेन खिलाफत डे वाज ऑब्जर्व्ड इन सब कॉन्टिनेंट, यानी हिंदुस्तान के अंदर जो है खिलाफत डे कब मनाया गया? अक्टूबर 27, 1919, दिसंबर 23, 1916, अक्टूबर 23, 1917। तो करेक्ट आंसर है अक्टूबर 27, 1919, यानी 27 अक्टूबर 1919 को हिंदुस्तान के अंदर खिलाफत डे जो है वो मनाया गया था। नेक्स्ट MCQ है व्हेन द फर्स्ट सेशन ऑफ खिलाफत कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड, यानी खिलाफत कॉन्फ्रेंस जो है उसका पहला इजलास जो है वो कब मुनक्कद हुआ? तो उसमें ऑप्शंस हैं 1921, 1918, 1919, 1920। तो ये 4 ऑप्शन हैं। व्हेन द फर्स्ट सेशन ऑफ खिलाफत कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड, तो करेक्ट आंसर है 1919। नेक्स्ट ऑप्शन है व्हेन मूवमेंट, विच मूवमेंट एज द बाई प्रोडक्ट ऑफ द खिलाफत मूवमेंट। दोबारा सुनिएगा, विच मूवमेंट, इसकी थोड़ी सी करेक्शन कर लीजिएगा, ये है विच मूवमेंट इज नॉन, विच मूवमेंट वाज द बाई प्रोडक्ट ऑफ द खिलाफत मूवमेंट। तो ये कंपोजिंग की गलती आ गई है, जैसा कि मामूल रहा है कि हर वीडियो के अंदर जो है 1-2 कंपोजिंग की गलती आती है, यहाँ भी है। विच मूवमेंट वाज, ये वाज है, इसमें मिसिंग है W की। विच मूवमेंट वाज द बाई प्रोडक्ट ऑफ द खिलाफत मूवमेंट, अलीगढ़ मूवमेंट, इंडिपेंडेंस मूवमेंट, हिजरत मूवमेंट और नन ऑफ देम। द करेक्ट आंसर इज हिजरत मूवमेंट, तहरीक हिजरत। तो बेसिकली जो खिलाफत मूवमेंट थी उस दौरान बहुत सारे वाक़यात रूनुमा हुए, और उन वाक़यात में से एक वाक़या ये था कि हिंदुस्तान के मुसलमान जो थे उन्होंने अफ़गानिस्तान की तरफ जो थी वो हिजरत करना शुरू कर दी, और इससे मुसलमानों का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। तो ये एक बाई प्रोडक्ट ऑफ द खिलाफत मूवमेंट जो है वो शुमार होती है। नेक्स्ट ऑप्शन इज़ द हॉरिबल इंसिडेंट ऑफ जलियांवाला बाग, अप्रैल 13, 1919, अमृतसर और जनरल डायर। ये MCQs तो नहीं है, ये बहरहाल एक रेफरेंस है। मैं आपको बताता चलूँ कि पहला पॉइंट इसका है द हॉरिबल इंसिडेंट ऑफ जलियांवाला बाग। तो जलियांवाला बाग में जो है एक बहुत जो है वो खौफनाक हादसा हुआ। कब हुआ था? अप्रैल 13, 1919, 13 अप्रैल 1919 को वाक़या हुआ। और जलियांवाला बाग जो है ये अमृतसर जो है उसमें वाक़या है। और जनरल डायर जो थे उसने वहाँ जो सिख थे, मुसलमान थे, हिंदू थे, जो जलियांवाला बाग में एक मेला देखने के लिए इकट्ठे हुए थे, उनके ऊपर जो है वो फायरिंग कर दी, और उसमें बहुत सारे लोग जो थे वो जाँ बहक हो गए। और इस तरह जनरल डायर जो है उसको जुल्म व जबर की एक अलामत जो है वो ख्याल किया जाता है। तो एक वो जुल्म की अलामत जो है बन गया है। जहाँ कहीं रियासती इदारों की तरफ से बहुत ज़्यादा जुल्म हो रहा हो तो उसके लिए जनरल डायर की इस्तिलाह जो है वो इस्तेमाल की जाती है। तो ये वाक़या भी जो है 1919 में रूनुमा हुआ था। नेक्स्ट है सेपरेट इलेक्टोरेट। तो इस दौरान जो है वो सेपरेट इलेक्टोरेट का भी जिक्र होता है। 1919 की इस्लाहात में, इससे पहले 1909 की इस्लाहात में, फिर जो है लखनऊ पैक्ट है उसमें भी है, और फिर दिल्ली प्रपोज़ल के अंदर भी जो है इसका जिक्र है, और क़ायद-ए-आज़म के 14 नकात में भी इसका जिक्र है। तो मैंने बेहतर समझा कि उसको मुख्तसर तौर पे थोड़ी सी इसकी वजाहत कर दी जाए। सेपरेट इलेक्टोरेट जो है जिसे जुदागाना तर्ज़ इंतखाब कहा जाता है, ये ऐसा तर्ज़ इंतखाब है
जिसमें मजलिस कानून साज की नशिस्तों को फ़िरका वाराना बुनियादों पर तकसीम कर दिया जाता है। यानी एक रियासत में जो मुख्तलिफ़ मज़ाहब को मानने वाले लोग रहते हैं, उनकी आबादी के अतबार से मजलिस कानून साज यानी लेजिस्लेचर जो है उसकी नशिस्तें तकसीम कर दी जाती हैं, और जो नशिस्तें जिस मजहबी फ़िरके के लिए मखसूस की जाती हैं उन नशिस्तों पर सिर्फ़ उसी मज़हब को मानने वाले लोग इंतखाबात में हिस्सा ले सकते हैं। दूसरे फ़िरके के लोगों को, दूसरे मज़हब के लोगों को उन नशिस्तों पर इलेक्शन में हिस्सा लेने की इजाज़त नहीं होती। यानी अगर एक नशिस्त है वो मुसलमानों के लिए मखसूस है या हिंदुओं के लिए या सिखों के लिए मखसूस है, तो उस पर सिर्फ़ मुसलमान इलेक्शन लड़ सकेंगे या सिख इलेक्शन लड़ सकेंगे। यानी उसमें जो उम्मीदवार मद्दे मुकाबल होते हैं वो एक ही मज़हब को मानने वाले लोग होते हैं। तो इसका फ़ायदा ये होता है कि उस इंतखाबी हलके से एक ही जो मज़हब है उसी से लोग मुंतखब होंगे। हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों ने जो सियासी तहरीक चलाई और अपने मफादात और हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो तहरीक चलाई, जो बाद में तहरीक पाकिस्तान में जो थी वो तब्दील हो गई, उसका बहुत बड़ा मौजू जो है वो सेपरेट इलेक्टोरेट है। सेपरेट इलेक्टोरेट के पीछे यानी जुदागाना तर्ज़ इंतखाब के पीछे एक खौफ था। खौफ ये था कि कांग्रेस जो है वो मुतालबा कर रही थी कि हिंदुस्तान के अंदर पार्लिमानी जमहूरियत जो है निज़ाम, पार्लिमानी जमहूरी निज़ाम रैज किया जाए। इससे मुसलमानों को ये खौफ लाक हो गया कि अगर बरतानवी तर्ज के ऊपर हिंदुस्तान के अंदर भी पार्लिमानी जमहूरियत नाफज कर दी गई या यहाँ पे मुतारफ़ इस निज़ाम को करवा दिया गया, तो मुसलमान जो हैं वो मुस्तकिल तौर पर हिंदू गलबे में आ जाएंगे और पार्लियामेंट के अंदर या मुकन्ना के अंदर उनकी नुमाइंदगी जो है वो बहुत महदूद हो जाएगी, क्योंकि हिंदू जो थे वो अददी एतबार से मुसलमानों के मुकाबले में ज़्यादा थे। एक मुसलमान के मुकाबले में 4-5 हिंदू जो थे वो आबाद थे। लिहाजा अगर मखलूत तर्ज़ इंतखाब होते हैं और उससे किसी एक नशिस्त के ऊपर एक मुसलमान और हिंदू का आपस में मुकाबला होता है, चूँकि हिंदू तादाद में ज़्यादा थे, लिहाजा इस बात का कवी इम्कान था कि हिंदू जो हैं वो जीत जाएंगे और मुसलमान जो हैं वो पार्लियामेंट तक उनकी नुमाइंदगी जो है वो मुमकिन नहीं हो सकेगी। चुनांचे मुसलमानों ने ये मुतालबा कर दिया कि हिंदुस्तान के मुसलमानों को जो मजलिस कानून साज है, जो पार्लियामेंट होगी, उसमें उनकी आबादी के अतबार से उनकी नशिस्तें मखसूस कर दी जाएँ और उन नशिस्तों के ऊपर जो है सिर्फ मुसलमान ही इंतखाबात में हिस्सा ले सकेंगे। तो इसका फ़ायदा ये होता है कि जो अक़लियतें होती हैं, कम से कम जितनी नशिस्तें उनके लिए मखसूस होंगी, इतने उम्मीदवार जो हैं उनके पार्लियामेंट के अंदर जो है पहुँच जाते हैं। नेक्स्ट है, इसी से रेलिवेंट है जॉइंट इलेक्टोरेट्स यानी मखलूत तर्ज़ इंतखाब। मखलूत तर्ज़ इंतखाब जो है वो कांग्रेस का मुतालबा रखा है, जुदागाना तर्ज़ इंतखाब मुसलमानों का मुतालबा रखा है। मखलूत तर्ज़ इंतखाब हिंदू चाहते थे कि हिंदुस्तान के अंदर मखलूत तर्ज़ इंतखाब रैज किया जाए, जबकि मुसलमान और जो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग है वो हमेशा जो है वो जुदागाना तर्ज़ इंतखाब का मुतालबा करते रहे हैं। और जुदागाना तर्ज़ इंतखाब का मुतालबा इस कदर हकीकत पर मबनी था कि जो बरतानवी हुकूमत है जो हिंदुस्तान के ऊपर राज कर रही थी, वो भी इसको जो है नज़रअंदाज नहीं कर सकी। तो पहली दफ़ा जो है मुसलमानों ने 1906 में शिमला वफ़द के मौके पर बरतानवी हुकूमत से ये मुतालबा किया था कि हिंदुस्तान के अंदर जुदागाना तर्ज़ इंतखाब जो है वो रैज किया जाए। और इससे पहले जो है सर सैयद अहमद ख़ान ने भी जो है वो जुदागाना तर्ज़ इंतखाब मुसलमानों के लिए ज़रूरी करार दिया था। और फिर जब 1919 की इस्लाहात हुई, मिंटो मार्ले रिफॉर्म्स जो थी वो हुई, तो उसमें जुदागाना तर्ज़ इंतखाब के मुतालबे को तस्लीम कर लिया गया था। और फिर मुस्तकिल तौर पर जो है ये जो मुसलमानों का मुतालबा था, ये जितने भी दसातीर नाफज हुए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 से है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से है, उन सब के अंदर जो है जुदागाना तर्ज़ इंतखाब जो है वो रैज रखा है। जबकि कांग्रेस जो है वो जॉइंट इलेक्टोरेट के लिए मुतालबा करती रही है। मखलूत तर्ज़ इंतखाब यानी जॉइंट इलेक्टोरेट है ऐसा तर्ज़ इंतखाब होता है जिसमें मजलिस कानून साज की नशिस्तों को फ़िरका वाराना बुनियादों पर तकसीम नहीं किया जाता,
और मजलिस कानून साज की जितनी नशिस्तें होती हैं वो 200 हैं, 300 हैं। उन नशिस्तों पर उस रियासत में रहने वाले तमाम अफराद जो हैं वो इलेक्शन में हिस्सा ले सकते हैं। और इसमें एक मुसलमान के मद्दे मुकाबल एक हिंदू हो सकता है, एक हिंदू के मद्दे मुकाबल एक सिख हो सकता है। तो ऐसा मुआशरा जिसमें मजहबी इख्तलाफात बड़े शदीद हों और लोग मज़हब के हवाले से, मज़हब की पहचान के हवाले से जो है लोगों के साथ जो है वो अपना रवैया अख्तियार करते हों, तो ऐसे माशरे के अंदर जो है वो जॉइंट इलेक्टोरेट जो है वो मुनासिब नहीं होता। इसकी बहुत सारी मिसालें दी जा सकती हैं। देखिए, जहाँ हिंदुस्तान के अंदर जो है जो मजहबी इख्तलाफात थे वो बड़े शदीद किस्म के थे। एक हिंदू जो है या एक मुसलमान जो है उसके मुकाबले में जो हिंदू इलेक्शन लड़ेगा तो इस बात का इम्कान ना होने के बराबर रह जाता है कि मुसलमान जो हैं वो हिंदू उम्मीदवार को वोट दें या हिंदू जो वोटर्स हैं वो मुसलमान उम्मीदवार को वोट देंगे। मजहबी तसबात और मजहबी इख्तलाफात इस कदर ज़्यादा थे कि अगर मुसलमान मुसलमानों को वोट कास्ट करते और हिंदू हिंदुओं को, तो हिंदुओं की तादाद चूँकि ज़्यादा थी, लिहाजा ये बात यकीनी हो जाती है कि हिंदू जो थे वो गालिब आ जाएंगे और उनकी अक्सरियत जो है उसकी बुनियाद के ऊपर वो मुस्तकिल तौर पर हुकूमत में जो है वो रहेंगे और मुसलमान मुस्तकिल तौर पर महकूम हो जाएंगे। इसी खौफ और ख़तरे के पेश नज़र जो है हिंदुस्तान के मुसलमानों ने हमेशा अपने लिए जुदागाना तर्ज़ इंतखाब को ज़रूरी समझा। कमर्शियल है मोहम्मद नवाज़ वड़ैच। मैं पॉलिटिकल साइंटिस्ट हूँ। ये बार बार जो है वो कमर्शियल आपको देखना पड़ता है। बहरहाल ये ज़रूरी होता है कि आपका तारुफ़ करवा दिया जाए ताकि आपको पता हो कि ये वीडियो जो है आपके लिए किस शख्स ने तैयार की है। नेक्स्ट MCQ है, व्हेन क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह रिज़ाइंड फ्राम कांग्रेस। मैं आपको बताता चलूँ कि क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह आगाज़ में ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस के रुकन थे। बाद में 1913 में 1913 जो है वो उन्होंने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की रुकनीत अख्तियार कर ली और फिर 1920 में 1920 जो है 1920 में उन्होंने कांग्रेस से अलहदगी इख्तियार कर ली और फिर अपनी सारी कोशिशें जो हैं वो, अपनी सारी सलाहियतें जो हैं वो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के लिए उन्होंने वक़्फ़ कर दी। तो 1920 में जो है उन्होंने ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस से रिज़ाइन दे दिया था। गोया 1913 से लेकर 1920 तक वो ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस के भी रुकन रहे और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के भी रुकन रहे। और क़ायद आज़म जो थे बुनियादी तौर पे हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के बहुत बड़े हामी थे, जिसकी वजह से उन्हें एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी का नाम ख़िताब दिया गया था, उनको टाइटल दिया गया था। तो उसकी वजह ये थी कि वो दोनों सियासी जमातों की एक ख़ास अरसा तक जो है वो रुकन रहे। लेकिन क़ायद आज़म को जो है इस सिलसिले में बहुत बड़ी मायूसी का सामना करना पड़ा और फिर उन्होंने अपने आप को हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए वक्फ कर दिया और वो उन्होंने फिर जो है वो हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद का ख्वाब देखना जो था वो छोड़ दिया था। सर सैयद अहमद खान भी जो है वो हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के हामी थे, लेकिन हिंदू रवैये ने उनको मजबूर कर दिया कि वो अपनी सोच पर नज़रसानी करें और वो अपना नुक्ता नज़र जो है तब्दील कर लें। तो क़ायद आज़म के साथ भी जो है वो कुछ इस तरह का मामला हुआ है। किसी वीडियो के अंदर जो है इस मौजू के ऊपर बात करेंगे कि मुसलमान जो थे हिंदुस्तान के, जो लीडरशिप थी उसमें कौन कौन से ऐसे लोग थे जो आगाज़ में हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के हामी थे और बाद में जो है वो उनका नुक्ता नज़र तब्दील हो गया और उनका नुक्ता नज़र क्यों तब्दील हुआ, इसके ऊपर भी जो है बात करेंगे। नेक्स्ट MCQ है, हु कॉल्ड ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट अदम तावन। हु कॉल्ड ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, नेहरू, गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी, तो जिन्नाह। तो ये है गांधी। तहरीक खिलाफत जब चल रही थी, खिलाफत मूवमेंट चल रही थी, तो उस दौरान जो है गांधी जो थे, गांधी जो कि तहरीक खिलाफत में बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे थे और उन्होंने गैर मशरूत तौर पर जो है तहरीक खिलाफत के दौरान
अपनी खिदमात जो थी वो मुसलमानों के लिए वक़फ़ कर दी थी। उन्होंने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, लेकिन बाद में जो है अचानक उन्होंने तहरीक खिलाफत से अलहदगी इख्तियार कर ली थी, जिससे तहरीक को नुकसान पहुंचा। तो उन्होंने जो है वो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो थी वो उसको लॉन्च किया था। नेक्स्ट MCQ है, आफ्टर विच इंसिडेंट गांधी कॉल्ड ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, यानी किस हादसे के बाद जो है गांधी जो थे उन्होंने ये जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो थी वो जो है वो उसको ख़त्म कर दिया था। चोरा चोरी वाक़या, जलियांवाला बाग, अरेस्ट ऑफ गांधी और नन ऑफ देम। तो दुरुस्त ऑप्शन है चोरा चोरी। चोरा चोरी एक जगह का नाम है, उससे वहाँ पे एक वाक़या रूनुमा हुआ जिसका जवाब बनाकर उन्होंने जो है वो ये फैसला किया था। हु वाज लॉर्ड मॉन्टेगो, प्राइम मिनिस्टर ऑफ UK, वाइसरॉय ऑफ इंडिया, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, नन ऑफ देम। हु वाज लॉर्ड मॉन्टेगो, तो दुरुस्त जवाब है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया। यानी जब 1919 की रिफॉर्म्स नाफज की गई तो उस वक़्त मॉन्टेगो जो थे वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया थे और चिम्सफोर्ड जो थे उस वक़्त वाइसरॉय थे। इसलिए जो 1919 में रिफॉर्म्स मुतारफ़ करवाई गई उन्हें मॉन्टेगो चिम्सफोर्ड रिफॉर्म्स भी कहा जाता है। जिस तरह 1919 की जो रिफॉर्म्स हैं उनको मिंटो मार्ले इस्लाहात कहा जाता है, क्योंकि लॉर्ड मिंटो जो थे उस वक़्त वाइसरॉय थे और मार्ले जो थे वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया थे। तो चूँकि उनके दौर में ये काम हुआ था इसलिए उन रिफॉर्म्स को मिंटो मार्ले रिफॉर्म्स का नाम दिया जाता है। नेक्स्ट है, हु वाज द लीडर ऑफ हिंदू मुहासबा। हिंदू मुहासबा एक तंजीम है, हिंदू तंजीम है, इंतहा पसंद एक तंजीम थी। हु वाज द लीडर ऑफ हिंदू मुहासबा, नेहरू, पंडित मदन मोहन मालवीय, गांधी, नन ऑफ देम। तो हु वाज द लीडर ऑफ हिंदू मुहासबा, हिंदू मुहासबा का लीडर कौन था? नेहरू था, पंडित मदन मोहन मालवीय, गांधी या नन ऑफ देम। तो दुरुस्त ऑप्शन है पंडित मदन मोहन मालवीय। नेक्स्ट है, द वर्ड diarchy is a compound of the di and archy. What are its meaning? इसमें थोड़ी सी है प्रॉब्लम कंपोजिंग की। जो द वर्ड diarchy is a compound of di and archy है ये लफ्ज़, इसमें स्पेस का प्रॉब्लम हुआ है। तो इसके मीनिंग क्या हैं? यानी डायआर्की के मानी क्या हैं? टू एंड रूल, टू एंड रूलर्स, टू एंड रूल, नन ऑफ देम। टू एंड रूल, एक्चुअली डायआर्की जो है इसका मतलब है डबल गवर्नमेंट, ड्यूल गवर्नमेंट, दोहरी हुकूमत, इसका लफ्ज़ी तर्जुमा है। तो ये जो डायआर्की सिस्टम है ये 1919 की जो रिफॉर्म्स थी उसमें नाफज किया गया था और फिर 1935 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 है उसमें भी इसको जो था नाफज किया गया था। नेक्स्ट ऑप्शन है, व्हेन द साइमन कमीशन सबमिटेड इट्स रिपोर्ट इन 1929, इन 1930, 1931, 1932। द करेक्ट आंसर इज 1930। यानी साइमन कमीशन जो 1928 में आया था, हिंदुस्तान पहुंचा और उसने अपनी रिपोर्ट जो थी हिंदुस्तान के हालात वाक़यात के ऊपर वो उसने 1930 में जो थी वो सबमिट करवाई थी। मैं आपको बताता चलूं कि साइमन कमीशन जब हिंदुस्तान पहुंचा तो इसमें कोई भी हिंदुस्तानी जो है वो शामिल नहीं किया गया था। इसलिए हिंदुस्तान की सियासी जमातों ने साइमन कमीशन का बाइकाट किया और गो साइमन के नारों से इसका इस्तकबाल किया था। लेकिन इसके बावजूद जो है साइमन कमीशन ने अपना काम जारी रखा। उसने हिंदुस्तान के हालात व वाक़यात का मुताला किया, मुख्तलिफ़ सियासी जमातों उसके लीडरों से मुलाकातें भी की
और फिर एक रिपोर्ट पेश की जिसे साइमन कमीशन रिपोर्ट जो है वो कहा जाता है, और ये उसने 1930 में जो थी वो सबमिट करवाई थी। विच मूवमेंट पुश्ड ऑल इंडिया मुस्लिम लीग इनटू बैकग्राउंड? क्विट इंडिया मूवमेंट, खिलाफत मूवमेंट, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। यानी कौन सी तहरीक जो थी उसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को पस मंज़र में डाल दिया था, या उसको वक्ती तौर पे इसकी सरगर्मियाँ जो थी वो बहुत महदूद हो गई थी। द करेक्ट आंसर इज़ खिलाफत मूवमेंट। जब खिलाफत मूवमेंट चल रही थी फ्राम 1919 टू 1923, तो खिलाफत मूवमेंट के अंदर जोश व खरोश इतना ज़्यादा था और लोगों की तवज्जो इस मूवमेंट ने इस कदर ज़्यादा हासिल कर ली कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जो है, आप यूँ समझें कि उसकी जो सियासी सरगर्मियाँ थीं वो वक्ती तौर पे जो है वो मुअत्तल हो चुकी थी, और तमाम अवाम जो थे हिंदुस्तान के, जो मुसलमान ख़ास तौर पर थे, वो खिलाफत मूवमेंट के अंदर जो थे वो मसरूफ़ रहे। तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जो है वो पस मंज़र में जो थी वो चली गई। In 1927, All India Muslim League was divided into two parts, Sarshafi Group and Jinnah Group, Delhi Group, कलकत्ता ग्रुप। मैं आपको बताता चलूँ कि 1927 के अंदर जो है क़याद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने दहली प्रपोज़ल पेश की थी, तजावीज़ दहली जो थी उन्होंने पेश की, और उन्होंने तजावीज़ दहली के अंदर जो है मशरूत तौर पर जुदागाना तर्ज़ इंतखाब से दस्तबरदार होने का फ़ैसला कर लिया था। उनने कुछ डिमांड्स की, कुछ मुतालबात किए और कहा कि अगर ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस जो है वो मुसलमानों के दीगर मुतालबात को मान लेती है तो फिर मुसलमान जो है वो जुदागाना तर्ज़ इंतखाब से दस्तबरदार हो सकते हैं। ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस ये समझती थी कि हिंदुओं और मुसलमानों के दरमियान जो इत्तेहाद है उसमें सबसे बड़ी रुकावट जो है वो जुदागाना तर्ज़ इंतखाब है। तो जब तक मुसलमान जुदागाना तर्ज़ इंतखाब के ऊपर डटे हुए हैं और उसको अपने लिए ज़रूरी समझते हैं तो हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद जो है वो मुमकिन नहीं हो सकता। तो क़याद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जो हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के बहुत बड़े हामी थे, और वो चाहते ये थे कि जब तक हिंदू और मुसलमान मुत्तहिद होकर बरतानवी हुकूमत के ख़िलाफ़ जद्दोजहद नहीं करेंगे उस वक़्त तक जो है वो बरतानवी हुकूमत का मुकाबला नहीं कर सकते। तो इस मकसद के लिए जो है उन्होंने 1927 में जो है जुदागाना तर्ज़ इंतखाब से दस्तबरदार होने का फ़ैसला कर लिया। इसके ऊपर जो है ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जो थी उसके अंदर शदीद इख्लाफात पैदा हो गए, क्योंकि मुस्लिम लीग के कुछ रहनुमा जो थे वो किसी भी सूरत में जुदागाना तर्ज़ इंतखाब से दस्तबरदार होने के लिए तैयार नहीं थे। तो मुस्लिम लीग जो है, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जो है वो दो धड़ों में तकसीम हो गई। एक धड़ा जो है वो सरशफ़ी ग्रुप कहलाने लगा, इसे लाहौरी ग्रुप का नाम भी दिया गया था क्योंकि इसमें सरशफ़ी ग्रुप और अल्लामा इकबाल जैसे रहनुमा शामिल थे और उनका तल्लुक़ पंजाब के साथ था, लाहौर के साथ था, तो वो लाहौरी ग्रुप भी कहलाता था। और दूसरा ग्रुप जो था वो जिन्ना ग्रुप कहलाता था, क्योंकि उसमें क़याद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जो थे वो उसको लीड कर रहे थे। इसलिए मुस्लिम लीग वक्ती तौर पे दो ग्रोहों में तकसीम हो गई, और ये तकसीम जो है ये 1929 तक बरकरार रही। 1929 में जो है जब क़याद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने 14 नुकात पेश किए और उन 14 नुकात के अंदर उन्हें जुदागाना तर्ज़ इंतखाब का मुतालबा शामिल किया था, और उस वक्त जो है ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के दोनों जो धड़े थे वो दोबारा मुत्तहिद हो गए। द नेक्स्ट ऑप्शन इज़ साइमन कमीशन was boycotted because there were only 2 members of subcontinent, 3 members of subcontinent, 1 member of subcontinent, none of these. साइमन कमीशन जो है वो जब हिंदुस्तान पहुंचा तो उसका मकसद ये था कि जो 1919 की जो रिफॉर्म्स हैं उनका जायज़ा लिया जाए और जो नई रिफॉर्म्स बरतानवी हुकूमत जो है वो मुतारफ़ करवाना चाहती थी उसके लिए तजावीज़ पेश की जाए। इस मकसद के लिए बरतानवी हुकूमत ने एक कमीशन जो था वो हिंदुस्तान रवाना किया। तो हिंदुस्तान की जो मुकामी सियासी जमातें थीं, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग है, ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस और बाकी जो ग्रोह थे, उनका मुतालबा ये था कि इस कमीशन के अंदर जो है मुकामी लोगों को भी शामिल किया जाए, क्योंकि जब तक मुकामी लोगों को शामिल नहीं किया जाएगा
तो वो रिपोर्ट जो है, साइमन कमीशन जो रिपोर्ट पेश करेगा वो कभी भी जो है वो हिंदुस्तान के हालात से मुताबिकत नहीं रखेगी, क्योंकि मुकामी लोग जो हैं हिंदुस्तान के हालात व वाक़यात से बखूबी वाक़फ़ हैं, इसके मसाइल से बखूबी वाक़फ़ हैं। लिहाजा हिंदुस्तान के हालात का दुरुस्त जायज़ा लेने के लिए और हिंदुस्तान का नया आइन बनाने के लिए जो एक कमीशन कायम किया जा रहा है उसमें हिंदुस्तान के मुकामी लोगों को लाजमी तौर पे शामिल किया जाए। लेकिन जो बरतानवी हुकूमत थी उसका नुक्ता नज़र इससे बहुत मुख्तलिफ था। बरतानवी हुकूमत ये समझती थी कि हिंदुओं और मुसलमानों के दरमियान ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के दरमियान इख्तलाफात इस कदर शदीद हैं कि ये कभी भी जो है किसी एक प्लेटफार्म के ऊपर मुत्तफिक नहीं हो सकते। तो अगर इन्हें जो है वो इसको कमीशन में शामिल कर दिया गया तो इनके बामी इख्तलाफात जो हैं उसकी वजह से कमीशन जो है वो नाकाम हो जाएगा और कमीशन अपना मकसद हासिल करने में कामयाब नहीं होगा। तो चनाचे बरतानवी हुकूमत जो थी उसने मुकामी लोगों को शामिल ना किया, तो यहाँ भी फिर इसका बाइकाट किया गया था। इसका करेक्ट आंसर है नन ऑफ दीज, क्योंकि साइमन कमीशन के अंदर साइमन कमीशन का बाइकाट इसलिए किया गया था क्योंकि साइमन कमीशन में किसी भी हिंदुस्तानी को शामिल नहीं किया गया था। द नेक्स्ट MCQ इज when Quaid-e-Azam presented his historical 14 points. When Quaid-e-Azam presented his historical 14 points, यानी Quaid-e-Azam मोहम्मद अली जिन्ना ने अपने तारीखी 14 नुकात का पेश किए। In 1927, in 1928, in 1929, 1930. The correct answer is 1929. Quaid-e-Azam के 14 नुकात जो हैं वो बेसिकली नेहरू रिपोर्ट के रद्द अमल में सामने आए। जब नेहरू रिपोर्ट पेश की गई 1928 में और उसके अंदर जो मुतालबात किए गए थे वो मुसलमानों के लिए इंतहाई ख़तरनाक थे और मुसलमान किसी भी सूरत में जो है उनसे इत्तफाक नहीं कर सकते थे। वो नेहरू रिपोर्ट जो है वो बता रही थी कि हिंदू क्या चाहते हैं। हिंदू मुसलमानों के ऊपर गलबा चाहते थे, मुसलमानों को हुकूक देने के लिए तैयार नहीं थे और मुसलमानों का जो उनका ड्यू राइट था वो देने के लिए तैयार नहीं थे। तो फिर उसके रद्द अमल में जो है Quaid-e-Azam मोहम्मद अली जिन्ना ने 14 नुकात पेश किए। ये जो 14 नुकात हैं ये इस बात की निशानदेही कर रहे थे कि हिंदुस्तान के मुसलमान क्या चाहते हैं। तो दोनों कौमों की जो इज्तिमाई ख्वाहिशात थीं, यानी इज्तिमाई तौर पे मुसलमान क्या चाहते हैं, उसकी अक्कासी Quaid-e-Azam के 14 नुकात से हो रही थी। हिंदू क्या चाहते हैं उनकी अक्कासी जो है वो नेहरू रिपोर्ट से हो रही है। और इन दोनों के दरमियान जो है इतने शदीद इख्तलाफात थे कि नेहरू रिपोर्ट के अंदर जो मुतालबात किए गए वो किसी भी सूरत में मुसलमानों के लिए काबिल कबूल नहीं थे। मुसलमानों ने अपने लिए इंतहाई ज़्यादा ख़तरनाक समझते थे और वो अपने आप को गैर महफूज जो थे महसूस करते थे। और जो 14 नुकात पेश किए गए ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस और हिंदू जो थे वो उनको जो है वो किसी भी सूरत में काबिल कबूल नहीं थे। ये वो मौका था जब Quaid-e-Azam मोहम्मद अली जिन्ना जो हैं वो हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के ख्वाब से मायूस हो गए थे और उसके बाद उन्होंने अपना रास्ता जो था मुश्किल तौर पे वो एक नया रास्ता जो था उसका इंतखाब किया। और वो नया रास्ता जो है वो क्या था, वो हिंदुस्तान की तकसीम का रास्ता है। इससे पहले जो है आप देखिए कि 1927 तक Quaid-e-Azam ने दिल्ली प्रपोजल के अंदर जो है हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद की खातिर जुदागाना तर्ज इंतखाब से दस्तबरदार होने का फ़ैसला किया और अपने बहुत करीबी दोस्तों के साथ नाराज़गी भी मोल ले ली और मुस्लिम लीग तकसीम हो गई। तो 1927 तक देखें Quaid-e-Azam का नुक्ता नज़र क्या है, यानी वो हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के लिए आखिरी हद तक जा रहे हैं। लेकिन उसके बाद अगले साल जब नेहरू रिपोर्ट पेश आई तो फिर Quaid-e-Azam की आंखें खुली कि हिंदू जो हैं वो मुसलमानों को कोई रियायत देने के लिए तैयार नहीं हैं। वो मुसलमानों को हर सूरत में जो है वो दबाने के ऊपर जो है तले हुए हैं। चुनांचे Quaid-e-Azam मोहम्मद अली जिन्ना ने नेहरू रिपोर्ट के रद्द अमल में 14 नुकात पेश किए और वो 14 नुकात जो हैं वो बेसिकली हिंदुस्तान के मुसलमानों के हुकूक और मफादात पर मबनी हैं। उसमें सब मुतालबात जो थे वो सिर्फ़ और सिर्फ मुसलमानों के हुकूक की नुमाइंदगी कर रहे थे।
वो मुसलमानों के मफादात की नुमाइंदगी कर रहे थे, वो मुसलमानों के मफादात की अक्कासी करते हैं। तो आप यूँ समझ लें कि हिंदू क्या चाहते थे, उसका इजहार नेहरू रिपोर्ट ने कर दिया। ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस हिंदू रहनुमा क्या चाहते थे, उसकी अक्कासी जो है वो नेहरू रिपोर्ट कर रही है। और मुसलमान क्या चाहते हैं, उसकी अक्कासी जो है वो क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के 14 नुकात कर रहे हैं। और इन दोनों के दरमियान इस कदर शदीद इख्तलाफात हैं, दोनों इस कदर एक दूसरे से इख्तलाफ रखते हैं कि ऐसे लग रहा था या ऐसी चीज़ सामने आ गई कि फिर कभी भी हिंदू और मुसलमान जो हैं वो किसी एक प्लेटफार्म पर इकट्ठे नहीं हुए, और इनके दरमियान इतनी दूरी पैदा हो गई कि हर आने वाला वक्त जो है वो हिंदू मुस्लिम इख्तलाफात को और भी ज़्यादा शदीद कर रहा था। और फिर 1940 में जो है मुसलमान जो थे उन्होंने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के प्लेटफार्म से बाकायदा तौर पर एक अलग रियासत का मुतालबा कर दिया था। हिंदुस्तान तकसीम हुआ, और ये जो इख्तलाफात हैं, हिंदू मुस्लिम जो इख्तलाफात हैं, आप देखें कि तकसीम के बाद भी वो इख्तलाफात जो हैं जारी हैं। हिंदुओं के पाकिस्तान के साथ इख्तलाफात हैं, इवन जो हिंदू मुस्लिम इख्तलाफात हैं वो हिंदुस्तान के अंदर भी जो है वो देखे जा सकते हैं। तो ये इख्तलाफात जो हैं वो इस कदर ज़्यादा जो हैं वो शिद्दत अख्तियार कर चुके हैं कि अगरचे अंग्रेज़ यहाँ से चले गए हैं और पाकिस्तान कायम हो गया है, पाकिस्तान मुसलमान जो है हिंदुओं से अलग हो चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान इख्तलाफात जो हैं वो हमा वक्त जो हैं वो मौजूद रहते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन इज़ अल्लामा इकबाल बिकेम द मेंबर ऑफ पंजाब लेजिस्लेटिव काउंसिल in 1922, 1924, 1926, 1927. The correct option is 1926. यानी अल्लामा इकबाल जो थे वो पंजाब लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है यानी उसकी जो मुकन्ना थी उसके मेंबर कब बने थे, 1926। नेक्स्ट MCQ भी अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से है। When Allama Iqbal delivered his historical address in Allahabad in 1929, 1930, 1931, 1932, तो ये 4 ऑप्शन है, उसमें से 1930 जो है ये ऑप्शन जो है वो दुरुस्त है। दरअसल 1930 में जो है बरतानवी हुकूमत ने लंदन में जो है गोलमेज कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया था, और क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जो हैं वो गोलमेज कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए जो है वो लंदन गए हुए थे। और फिर उनकी अदम मौजूदगी में जो है अल्लामा इकबाल जो थे उन्होंने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के इजलास की सदारत की, और वो इजलास जो था वो इलाहाबाद में मुनक़्क़द हुआ, जिसके अंदर उन्होंने एक हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए एक अलग रियासत का तस्वर जो था वो पेश किया था, और वो खुतबा इलाहाबाद के नाम से जो है वो मशहूर है। द नेक्स्ट ऑप्शन इज द एक्ट ऑफ 1919 प्रोवाइडेड दैट द सैलरी ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वुड बी पेड बाय वाइसराय ऑफ इंडिया, पंजाब गवर्नमेंट, द ब्रिटिश एक्सचेकर, नन ऑफ देम। दोबारा इसको सुनिएगा। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 है उसके अंदर ये चीज़ शामिल की गई कि जो हिंदुस्तान का सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है उसकी जो तनख्वाह है वो कहाँ से अदा की जाएगी। वो वाइसराय ऑफ इंडिया अदा करेगा, पंजाब गवर्नमेंट अदा करेगी, ब्रिटिश एक्सचेकर यानी बरतानवी वजारत ख़जाना अदा करेगी, नन ऑफ देम। तो उसका दुरुस्त जवाब है ब्रिटिश एक्सचेकर, यानी बरतानी वजारत ख़जाना जो है वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया जो है उसके अखराजात बर्दाश्त करेगी, उसकी तनख्वाह जो है वो इससे पहले जो है उसे हिंदुस्तान के सरकारी ख़जाने से तनख्वाह जो थी वो दी जाती थी। द नेक्स्ट ऑप्शन इज़ द ब्रिटिश गवर्नमेंट सेंट साइमन कमीशन टू इंडिया इन द ईयर ऑफ 1925, 1928, 1930, 1929। द करेक्ट ऑप्शन इज़ 1928, यानी 1928 में जो है
हुकूमत बरतानिया ने एक साइमन कमीशन जो था वो हिंदुस्तान भेजा था। तो गोया 1928 में दो बड़े वाक़यात रूनुमा हुए। एक साइमन कमीशन हिंदुस्तान पहुंचा और दूसरा जो है मुस्लिम दुश्मनी पर मबनी नेहरू रिपोर्ट जो थी वो पेश की गई। और उस नेहरू रिपोर्ट ने जो है हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के जो इम्कानात थे उनको यकसर ख़त्म कर दिया। हिंदुस्तान के मुसलमानों, ख़ास तौर पर क़ायद आज़म मोहम्मद जिन्ना को इससे इतनी मायूसी हुई कि उन्होंने फिर आइंदा कभी भी जो है हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के लिए कोशिश नहीं की और उन्होंने फिर अपनी नई राह जो थी वो तलाश की। और वो नई राह जो है वो 1947 में क़याम पाकिस्तान तक जो है वो क़ायद आज़म मोहम्मद जिन्ना को लेकर पहुंची। हाँ, इसमें कल भी मैंने ये किया था एक जो है, आज फिर मैंने एक नई चीज़ शामिल की है। आई डेडिकेट दिस वीडियो टू मिस्टर सज्जाद सईद अवान। मिस्टर सज्जाद सईद अवान जो हैं वो मेरे एक बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं। तो आज की जो वीडियो है ये मैं उनके नाम मंसूब कर रखा हूँ। आई डेडिकेट दिस वीडियो टू मिस्टर सज्जाद सईद अवान। और मेरी दुआ है हैव ए ब्लेस्ड एंड पीसफुल लाइफ कि अल्लाह ताला उन्हें अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, सेहत व सलामती अता फरमाए और उन्हें हसूल इल्म का जो एक मुश्किल रास्ता उन्होंने तलाश कर जारी किया हुआ है उसमें कामयाबी और कामरानी जो है वो अता फरमाए। आई विश यू ऑल द बेस्ट मिस्टर सज्जाद सईद अवान। नेक्स्ट ऑप्शन इज साइमन कमीशन was headed by Lord Minto, Lord Mountbatten, Sir John Simon, none of them। तो बाज़ जो ऑप्शंस आते हैं उसमें कॉमन सेंस जो है वो अगर उसका इस्तेमाल किया जाए तो सवाल के अंदर जो है जवाब मौजूद होता है। सवाल देखिए, साइमन कमीशन वाज हेडेड बाय, यानी साइमन कमीशन को किसने हेड किया था, कौन इसका सरबराह था। तो इसके अंदर ही इसका जवाब मौजूद है। जैसे हम ये कहें कि खुतबा इलाहाबाद कहाँ पे दिया गया, तो खुतबा इलाहाबाद में दिया गया। या हम कहेंगे क़ायद आज़म के 14 नुकात किसने पेश किए, तो वो क़ायद आज़म मोहम्मद जिन्ना ने पेश किए हैं। तो इसी तरह का ये है, साइमन कमीशन वाज हेडेड बाय, द करेक्ट आंसर इज़ सर जॉन साइमन। तो सर जॉन साइमन जो थे वो उस कमीशन के सरबराह थे जो 1928 में हिंदुस्तान पहुंचा और 1930 में जो है उसने अपनी रिपोर्ट जो थी वो पेश की। नेक्स्ट है जनाज 14 पॉइंट्स वर द मुस्लिम रिप्लाई टू साइमन कमीशन, नेहरू रिपोर्ट, दहली प्रपोजल्स। यानी क़ायद आज़म मोहम्मद जिन्ना के जो 14 नुकात हैं वो किसका जवाब थे, किसका रिएक्शन थे, रद्द-ए-अमल किसका था। तो वो साइमन कमीशन के रद्द-ए-अमल में पेश किए गए, नेहरू रिपोर्ट के रद्द-ए-अमल में पेश किए गए, या वो दहली प्रपोजल्स के रद्द-ए-अमल में पेश किए गए। द करेक्ट आंसर इज नेहरू रिपोर्ट। द नेक्स्ट ऑप्शन इज नेहरू रिपोर्ट वाज प्रिपेयर्ड अंडर द सुपरविजन ऑफ जवाहरलाल नेहरू, गांधी, मोतीलाल नेहरू, इंदिरा गांधी। यानी नेहरू रिपोर्ट जो है वो किसकी सरपरस्ती में, किसकी सुपरविजन में जो है वो तैयार की गई थी। तो जवाहरलाल नेहरू, गांधी, मोतीलाल नेहरू, इंदिरा गांधी। द करेक्ट ऑप्शन इज़ मोतीलाल नेहरू। तो मोतीलाल नेहरू जो थे उन्होंने जो है वो ये नेहरू रिपोर्ट जो थी तैयार की थी और उन्हीं के नाम की निस्बत से जो है उस रिपोर्ट का नाम जो था वो नेहरू रिपोर्ट जो था वो रखा गया। इसमें और एक दिलचस्प बात यह है कि 1928 में जो हिंदुओं ने, ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस ने जो रिपोर्ट पेश की जो मुतालबात पर मबनी थी, बेसिकली नेहरू रिपोर्ट क्या थी, नेहरू रिपोर्ट के अंदर कुछ मुतालबात किए गए थे बरतानवी हुकूमत से कि बरतानवी हुकूमत जब हिंदुस्तान का नया आइन बनाएगी तो उस नए आइन की बुनियाद इन पॉइंट्स के ऊपर रखनी चाहिए जो नेहरू रिपोर्ट में पेश किए गए थे। क़ायद आज़म के 14 नुकात क्या थे? क़ायद आज़म के 14 नुकात ये थे कि बरतानवी हुकूमत जो है, बरतानवी हुकूमत से मुतालबा किया गया था कि जब बरतानवी हुकूमत हिंदुस्तान के लिए नया आइन तैयार करेगी तो उस नए आइन की जो बुनियाद है वो क़ायद आज़म मोहम्मद जिन्ना के 14 नुकात पर रखी जाएगी। तो ये बेसिकली बरतानवी हुकूमत से मुतालबात किए जा रहे थे।
लेकिन इन दोनों के दरमियान जो है वो शदीद इख्तलाफात है, नेहरू रिपोर्ट में और क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के 14 नुकात में। एक और बात जो मैं यहाँ करना चाहता हूँ ये है कि जो देखिए ये जो नेहरू रिपोर्ट है वो भी एक शख्सियत के नाम से मंसूब है। नेहरू रिपोर्ट नेहरू के नाम से, मोतीलाल नेहरू के नाम से है, और जो 14 नुकात हैं वो भी एक शख्सियत के नाम से मंसूब हैं, क़ायद आज़म के 14 नुकात और मोतीलाल नेहरू की रिपोर्ट। तो दोनों में जो है इस हवाले से शख्सियत नज़र आ रही है कि शख्सियत जो थी उस वक़्त वो क्या चाहती थी और उनकी सोच और फ़िक्र जो है वो गालिब नज़र आ रही है। नेहरू क्या चाहते थे, वो पूरे हिंदुस्तान के ऊपर गलबा चाहते थे, और क़ायद आज़म क्या चाहते थे, वो हिंदुस्तान के मुसलमानों को हिंदू गलबे से बचाना चाहते थे, उनको उनके हुकूक और मफादात का तहफ़्फ़ुज़ चाहते थे, और उन्हें ये खौफ था कि अगर हिंदू गालिब आ गए तो इससे मुसलमानों के साथ जो है वो बहुत बुरा सलूक किया जाएगा। तो इस खौफ ने जो है वो हिंदुस्तान के मुसलमानों को बहुत अलर्ट कर दिया था। द नेक्स्ट ऑप्शन इज़ व्हेन द खिलाफत डेलीगेशन विजिटेड इंग्लैंड इन 1920 द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर वाज, दोबारा सुनिएगा, व्हेन द खिलाफत डेलीगेशन विजिटेड इंग्लैंड इन 1920 यानी 1920 में जब खिलाफत डेलीगेशन जो है, खिलाफत वफद जो है उसने बरतानिया का दौरा किया, द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर वाज, तो बरतानिया के वज़ीर आज़म कौन थे, चर्चिल, मैकमिलन, लॉयड जॉर्ज। द करेक्ट आंसर इज़ लॉयड जॉर्ज। तो उस वक़्त बरतानिया के जो वज़ीर आज़म थे वो लॉयड जॉर्ज थे। द नेक्स्ट ऑप्शन इज़ इन 1919 the Khilafat Conference held its first meeting in the city of Karachi, Lahore, Aligarh, Amritsar. The correct answer is Amritsar. मैं आपको दिलचस्प बात ये बता रहा हूँ कि जब मैंने ये MCQ तैयार किया तो जहाँ से मैं इसको तैयार कर रहा था जिस किताब से, तो उसमें यहीं अमृतसर लिखा हुआ था, लेकिन मुझे बड़ा अजीब सा लगा कि बहुत कम जो है वो अमृतसर का नाम आया है। आमतौर पे कराची, लाहौर, दिल्ली, कलकत्ता, तो यहाँ पे जो है वो ज़्यादातर सियासी सरगर्मियाँ जो है वो मुनक्कद होती रही हैं। तो फिर मैंने मज़ीद इसके ऊपर रिसर्च किया कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं कोई गलत जो है वो इसका जवाब तलाश कर लूँ। तो फिर मैंने 2 और जगहों से जो है वो इसको देखा, 2 और किताबों से देखा, और उनके अंदर भी जो है वो अमृतसर ही लिखा हुआ था। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि चलें जो सियासी सरगर्मियाँ हिंदुस्तान के अंदर जारी थी तो उसमें किसी और शहर का नाम भी आया है, अमृतसर का नाम, पंजाब का नाम जो है वो उसमें आया है। इन 1919 द खिलाफत कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड इट्स फर्स्ट मीटिंग इन द सिटी ऑफ अमृतसर। तो ये अमृतसर जो है वो दुरुस्त जवाब है। द नेक्स्ट है खिलाफत मूवमेंट 1919 to 23, यानी खिलाफत मूवमेंट जो है उसका जो दौरानिया है, जो ड्यूरेशन है, वो 1919 से लेकर 1923 तक है, यानी 4 साल पर ये मुहित है। एम्ड एट ओपनिंग द, यानी खिलाफत मूवमेंट का मकसद क्या था, खिलाफत मूवमेंट एम्ड एट क्या था, ओपनिंग द सुएज कैनाल, फ्रीडम ऑफ इंडिया, कीपिंग तुर्किश एम्पायर इन एक्ट, सपोर्टिंग जर्मनी। खिलाफत मूवमेंट का क्या मकसद था, कीपिंग तुर्किश एम्पायर इन एक्ट। तो खिलाफत मूवमेंट का बुनियादी मकसद ये था कि सल्तनत उस्मानिया जो है उसको तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए, और बरतानवी हुकूमत को प्रेशराइज़ करना था कि सल्तनत उस्मानिया जो बरतानिया के ख़िलाफ़ पहली जंग अज़ीम लड़ रहा था, और पहली जंग अज़ीम जब ख़त्म हुई और उसमें सल्तनत उस्मानिया को शिकस्त का सामना करना पड़ा, तो ये हिंदुस्तान के मुसलमानों में ये खौफ पैदा हो गया था कि खिलाफत का जो मुक़द्दस अदारा है वो ख़त्म हो जाएगा, सल्तनत उस्मानिया जो है उसको ख़त्म करके उसके छोटे छोटे टुकड़े कर दिए जाएंगे, और मुसलमानों के जो मुक़द्दस मकामात हैं उनकी बेहरमती की जाएगी। चुनांचे हिंदुस्तान के अंदर जो है जो सल्तनत उस्मानिया है उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए यहाँ पे तहरीक चलाई गई, उसकी बका के लिए यहाँ पे तहरीक चलाई गई। तो यहाँ के जो मुसलमान हैं उन्हें किस कदर ज़्यादा अकीदत थी खिलाफत के अदारे के साथ, सल्तनत उस्मानिया के साथ, और यहाँ बैठकर जो है उन्होंने सल्तनत उस्मानिया को बचाने की कोशिश की। दिलचस्प बात यह है
कि तुर्क कौम जो है आज भी हिंदुस्तान के मुसलमानों की इस एतबार से बहुत इज़्ज़त करती है, बहुत एहतराम करती है। जब वो कहते हैं कि ये वो लोग हैं, जब हमारे ऊपर मुश्किल वक़्त था और हमारा खिलाफत का दायरा ख़तरे में था, तो इन लोगों ने जो है यहाँ बैठकर जो है उस खिलाफत को बचाने के लिए जद्दोजहद की, कुर्बानियाँ दी और मुश्किलात बर्दाश्त की, बरतानवी हुकूमत से इख्तलाफात मोल लिए। तो आज भी जो है तुर्क कौम जो है, वो तुर्क लोग जो हैं, तुर्क अवाम जो हैं, वो इस एतबार से यहाँ के लोगों की, हिंदुस्तान के मुसलमानों की और बिलखसूस पाकिस्तान के हवाले से वो इनको बहुत ज़्यादा कदर की निगाह से देखते हैं। और वाकई जो अजीम कौमें होती हैं वो एहसान फरामोश नहीं होती। उनके ऊपर कोई एहसान किया जाए तो उसको ज़िंदा रखती हैं, उसको याद रखती हैं और उसका एहतराम जो है वो करती हैं। आप 1919 के बाद आप देखें कई नस्लें तब्दील हो गई हैं। 1919 के नस्ल ख़त्म हो गई है और उसमें अब नए लोग आ गए हैं, लेकिन आज भी जो है वो इस चीज़ को रिकग्नाइज़ करते हैं कि इन लोगों ने हमारे लिए काम किया है। ये बहुत बड़ी बात है। ये किसी ज़िंदा कौम की खसूसियत जो है हो सकती है। अकॉर्डिंग टू द इंडिया एक्ट ऑफ 1919, द सेंट्रल लेजिस्लेचर comprised of members. According to the Indian Act of 1919, यानी 1919 का जो एक्ट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के मुताबिक, द सेंट्रल लेजिस्लेचर comprised of members, जो उनकी मरकज़ी मजलिस कानून साज थी, सेंट्रल लेजिस्लेचर कितने अरकान पर मुश्तमिल थी? 125, 135, 144, 145 and 155. The correct answer is 155. नेक्स्ट है एक्ट मीन्स। ये जो पाकिस्तान मूवमेंट का जब हम काम कर रहे हैं तो इसके अंदर जो है वो एक्ट का लफ्ज़ जो है, इस्तिलाह जो है वो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है। जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1939। तो ये एक्ट का लफ्ज़ जो है वो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। तो मैंने मुनासिब समझा कि इसके ऊपर थोड़ी सी इसकी वजाहत कर दूँ। एक्ट बेसिकली कानून को कहते हैं। कानून आज़ादी हिंद जिस तरह है, एक्ट का मतलब होता है कानून, लेकिन एक्ट से मुराद ऐसा कानून होता है जिसे पार्लियामेंट जो है सादा अक्सरियत से मंजूर करती है। हर वो कानून जिसे पार्लियामेंट सादा अक्सरियत से मंजूर करे, डेट इज़ कॉल्ड एक्ट। और ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 है, 1919 है, 1935 है, ये बरतानवी पार्लियामेंट के मंजूर किए हुए हैं और बरतानवी पार्लियामेंट ने इनको मंजूर करके हिंदुस्तान के ऊपर नाफिज किया है। और बरतानवी पार्लियामेंट के अंदर तमाम कवानीन जो हैं वो सादा अक्सरियत से मंजूर होते हैं। तो बरतानवी पार्लियामेंट का मंजूर किया हुआ हर कानून जो होता है वो एक्ट कहलाता है, क्योंकि वो सादा अक्सरियत से मंजूर होता है। अब चूँकि ये एक्ट जो थे, जैसा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 है, तो वो दरअसल बरतानिया ने जो है वो हिंदुस्तान के ऊपर नाफिज किया था। बरतानवी पार्लियामेंट ने उसकी मंजूरी दी और उसकी मंजूरी के बाद जो है हुकूमत बरतानिया ने उसको हिंदुस्तान के ऊपर नाफिज किया। डेट इज़ वाई दिस इज़ कॉल्ड एक्ट। जो पाकिस्तान में है इस वक्त निज़ाम या इंडिया में है, उसमें कुछ कवानीन सादा अक्सरियत से बनते हैं, उनको एक्ट कहा जाता है, और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो 2/3 अक्सरियत से जो है मंजूर होती हैं। मसलन आइन में तरमीम जो है, तो वो आइन जो है वो शुमार होती है। आइन के अंदर जो तरमीम है, जो उसमें इजाफा किया जाता है, वो एक्ट नहीं कहलाती, वो कॉन्स्टिट्यूशन कहलाती है। उसकी नोयत उससे बिल्कुल मुख्तलिफ हो जाती है। तो एक्ट जो है ऐसे कानून को कहते हैं जो पार्लियामेंट है जिसको सादा अक्सरियत से मंजूर करे, सादा अक्सरियत से उसके अंदर तरमीम कर सकती हो और सादा अक्सरियत से सिंपल मेजॉरिटी से उसे ख़त्म भी कर सकती हो। तो बरतानवी हुकूमत चूँकि तमाम कवानीन सादा अक्सरियत से मंजूर करती है, सादा अक्सरियत से वो उनमें तरमीम भी कर सकती है, सादा अक्सरियत से वो किसी भी कानून को ख़त्म भी कर सकती है, इसलिए उसका बनाया हुआ हर कानून जो है वो एक्ट ही कहलाता है। ये एक मैसेज है मेरा सब लोगों के लिए। माई स्टूडेंट्स आर माई
टीचर्स। ये मेरा है एक नुक्ता नज़र है, माई स्टूडेंट्स आर माई टीचर्स। मैं जो सीख रहा होता हूँ या मेरे स्टूडेंट जो हैं वो मुझे जो है वो हर वक्त मजबूर कर रहे होते हैं कि मैं कुछ सीखूं, उनको बताने के लिए कुछ सीखूं। तो मेरे पास जो चीज़ें हैं उसमें से बहुत कुछ मैंने अपने स्टूडेंट से सीखा है या अपने स्टूडेंट को सिखाने के लिए सीखा है। तो जिस तरह एक उस्ताद जो है वो बच्चों को सिखाता है, तो मैं ये समझता हूँ कि मेरे जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने भी मुझे बहुत कुछ सिखाया है। इसलिए मैं अक्सर कहा करता हूँ, माई स्टूडेंट्स आर माई टीचर्स। जिस तरह मैंने उनको कुछ सिखाने की कोशिश की, उससे कहीं ज़्यादा जो है जो मेरे स्टूडेंट्स हैं उन्होंने मुझे जो है वो सिखाया है। मैंने ज़िंदगी के अंदर बहुत सारे मामला जो हैं वो अपने स्टूडेंट से सीखे हैं। मेरा जो इस वक्त जो भी लेवल है, मुझे उस लेवल तक पहुंचाने में सबसे बड़ा किरदार जो है वो मेरे स्टूडेंट्स का है। आई सल्यूट माई स्टूडेंट्स एंड यू आर रियली माई टीचर्स। आखिर में जो है वो जैसा कि आपके इल्म में होता है, और आई थिंक आप इंतज़ार कर रहे होते होंगे कि वीडियो अपने इख्तिताम को पहुँचे और कोई अच्छा सा शेयर जो है वो जो है वो हमारे साथ शेयर किया जाए। ये भी देखें कैसा हो गया कि शेयर जो है उसको शेयर किया जाए। तो आज मिर्ज़ा गालिब का एक जो है वो शेर मैंने मुंतखब किया है। उनका कहना यह है कि देखना तकरीर की लज्जत के जो उसने कहा, देखना तकरीर की लज्जत के जो उसने कहा, मैंने ये जाना कि गोया ये भी मेरे दिल में था। दोबारा समात फरमाइएगा। देखना तकरीर की लज्जत के जो उसने कहा, देखना तकरीर की लज्जत के जो उसने कहा, मैंने ये जाना कि गोया ये भी मेरे दिल में था। इसका मफ़हूम ये है कि बाज़ औक़ात जो मुकर्रर होते हैं वो इतनी खूबसूरत बातें कर रहे होते हैं या ऐसी बात कर रहे होते हैं कि हमें ये लगता है कि ये जो बात कर रखा है ये बात मेरे दिल में थी, यानी मैं भी यही सोच रहा हूँ जो ये कह रखा है। तो इस मौजू को देखें कितने खूबसूरत अंदाज से जो है ये हमें अक्सर ऐसा होता है कि जब कोई हमें बात कर रहा होता है तो हम समझते हैं कि ये तो मेरे दिल में भी यही बात थी, इस वक्त जो आपकी ज़ुबान पर है वही बात मेरे दिल में है। तो मिर्ज़ा गालिब ने जो है उसे इन अल्फाज के अंदर जो है वो पेश किया है। देखना तकरीर की लज्जत के जो उसने कहा, मैंने ये जाना कि गोया ये भी मेरे दिल में था। जी, वीडियो अपने इख्तिताम को पहुंची है और ये एक तवील वीडियो हो गई है, थोड़ी सी उसमें कमेंट्री जो है कुछ ज़्यादा हो गई है। ज़रा लंबी वीडियो को सुनना जो है आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है। इंदा इस बात की कोशिश की जाएगी कि वीडियो मुख्तसर दौरानिए की हो ताकि आपको उसको सुनने में आसानी रहे। लेकिन बहरहाल ये जो मौजू है पाकिस्तान मूवमेंट का, मेरी कोशिश ये है कि इसके ऊपर जो है थोड़ी सी डिटेल के साथ बात की जाए ताकि आप पाकिस्तान मूवमेंट को अपनी तारीख़ से जो है वो आप वाक़फ़ हो सकें। ये बहुत ज़रूरी होता है कि हम अपनी तारीख़ से, अपने माजी से जो है वो वाक़फ़ हों। ये हर तालिब इल्म के लिए, हर शख्स के लिए ज़रूरी होता है कि हम उस कोशिश से, उस जद्दोजहद से वाक़फ़ हों जिसके नतीजे में जो है आज हम एक आज़ाद और ख़ुद मुख्तार रियासत के अंदर जो है वो ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। कम से कम जो है वो हमें ये ज़रूर जानना चाहिए। हमने बहुत कुछ जो है पढ़ा होता है, बहुत सारी ज़िंदगी के मामला को हम देख रहे होते हैं, लेकिन हम बाज़ का इन चीज़ों को नज़रअंदाज कर देते हैं। तो हर तालिब इल्म जो फ़िज़िक्स पढ़ रखा है, जो केमिस्ट्री पढ़ रखा है, वो ज़िंदगी के किसी भी शोबे के अंदर काम कर रखा है, उसे कम से कम अपनी सियासी तारीख़ से वाक़फ़ होना चाहिए। उसे कम से कम उस जद्दोजहद से, उस कोशिश से वाक़फ़ होना चाहिए जिसके नतीजे में आज हम एक आज़ाद और ख़ुद मुख्तार रियासत में ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, एक पुरवकार ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। और हम जो है वो एक सियासी आज़ादी और कौमी आज़ादी के हामिल जो है वो लोग हैं। ये आम बात नहीं है। हमें उन लोगों से भी वाक़फ़ होना चाहिए जिन्होंने दिन रात कोशिश की, अपना आराम, अपना सुकून जो है कुर्बान किया,
किसके लिए कुर्बान किया? हमारे लिए कुर्बान किया। उनकी कोशिशों का नतीजा है, उनकी जद्दोजहद का नतीजा है, उनकी दिन रात मेहनत का नतीजा है। उन्होंने अपना आराम जो है वो ख़त्म कर दिया और आने वाली नस्लों के लिए जो है उन्होंने अपनी ज़िंदगी वक्फ कर दी। तो हमें उन लोगों को जानना चाहिए कि कौन अजीम लोग थे जिन्होंने अपनी ज़ात के हिसार से निकल कर जो है दूसरे लोगों के लिए काम किया। ये देखें, ये आम बात नहीं है, ये बहुत अहम बात है। हमें उन लोगों को जो है वो सलूट पेश करना चाहिए, उन लोगों के लिए दुआ करनी चाहिए, अल्लाह के हुजूर उन लोगों के लिए जो है दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला उनकी इन कुर्बानियों को कबूल फरमाए, उनकी मगफरत फरमाए, उनके दर्जात बुलंद फरमाए, उनको जन्नत फिरदौस में आला और अरफा मुकाम अता फरमाए। क्योंकि उनकी मेहनत, उनकी जद्दोजहद, उनकी कोशिशों का नतीजा है कि आज हम दुनिया के नक्शे के ऊपर एक आज़ाद और ख़ुद मुख्तार रियासत में ज़िंदगी बसर कर रहे हैं और आज हम अपनी रियासत के अंदर ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। हम किसी के महकूम नहीं हैं, हम किसी के ग़ुलाम नहीं हैं। तो ये जो है ये किन लोगों के सदक़े हुआ, किन लोगों की कोशिशों के नतीजे में हुआ, उन लोगों को जानना जो है वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है। और जब हम जानते हैं कि ये वो लोग हैं जिन्होंने हमारे लिए काम किया, हम तो आम तौर पर अपने लिए काम कर रहे होते हैं, अपनी ज़ात से बाहर नहीं निकलते। लेकिन ये जो लोग हैं इन्होंने अपनी ज़ात से बाहर निकल कर अपनी ज़िंदगी जो है वो आने वाले वक़्त के लिए वक्फ़ कर दी। अपना आराम, अपना सुकून, अपना दिन रात, अपनी ख़ानदानी ज़िंदगी, हर चीज़ को जो है उन्होंने जो है पसे पुश डालकर वो एक अजीम कारनामा सर अंजाम दिया। तो हमें अपनी तारीख़ से वाक़िफ़ होना चाहिए, उन लोगों से वाक़िफ़ होना चाहिए, उनकी कोशिशों से वाक़िफ़ होना चाहिए जिनके नतीजे में जो है आज हम आज़ादी से लुत्फ़ अंदोज़ हो रहे हैं और दुनिया के अंदर पुरवकार ज़िंदगी जो है वो बसर कर रहे हैं। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला उन तमाम लोगों को जिन्होंने क़याम पाकिस्तान के लिए जद्दोजहद की